हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई हिंदी कहानी लेकर आए हैं। कहानी हमारे आज यूजुअल एपिसोड्स में जैसे कि हम छोटी कविता, छोटी कहानियाँ पढ़ते हैं, शायद ये थोड़ी बड़ी होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आप सबसे अनुरोध है, आप सब हमें ढेर सारा प्यार दें, हमारे कंटेंट्स को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल बिटवीन द लाइन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक लव स्टोरी, प्यार की कहानी, या कहें अधूरी प्यार की कहानी। लेखिका हैं इसका प्रियंका ओम जी। बहुत सुंदर लेख है। उनकी कहानी संकलन वो अजीब लड़की, इस कहानी संकलन की ये कहानी है। प्रियंका ओम जी की लिखी हुई कहानी। कहानी का शीर्षक है खुदगर्ज प्यार। उनकी कहानी संकलन वो अजीब लड़की की ये छोटी सी कहानी खुदगर्ज प्यार। लेखिका प्रियंका ओम जी। कैसी हो मीता? तुमने पूछा तो चौंक सी गई थी मैं। आज 4 साल बाद फिर से मीता सुना था मैंने। बहुत खुश हूँ। चेहरा दूसरी ओर मोड़े हुए ही कहा था मैंने, क्योंकि मन के अंदर शिकायत का स्रोत खुल चुका था और उसमें उल्हानों का संचार शुरू हो गया था। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मंदिर में बजने वाली घंटियों सा था, त्वरित भी और स्वरित भी। लेकिन तुम मंदिर में स्थापित मूर्तियों से मौन जो मुझे छोड़ आते थे मेरे ही बियाबान में। उस दिन भी तो तुम मौन थे और मैं हमेशा की तरह तुम्हारे मन की कायरता को समझ गई थी। तुम मुझे छोड़ देना चाहते थे किसी पहाड़ी के ऊंचे टीले से फेंके गए पत्थर की तरह, या एक बड़े से पेड़ के उस आखिरी पत्ते की तरह जिसे छोड़ दिया था बेरहम पतझड़ ने अकेलेपन का श्राप देकर, या फिर अनगिनत तारों के समूह में तन्हा अकेले चांद सा। मैं कुछ पूछना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी सिवा तुम्हारी खामोशी के कुछ ना मिलेगा। इसलिए तुम्हारी तरफ से अलविदा भी मैंने ही कहा, बिना आंसुओं के सैलाब के जो कब से आतुर थे बह जाने को, बेचैन थे पलकों का बांध तोड़ जाने को। किंतु हंसते मुस्कुराते जोड़ों को देखकर मैं भी मुस्कुराई थी तुम्हारे लिए आखिरी बार, और चल पड़ी थी पीछे पैरों के निशान छोड़कर, जबकि जानती थी तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। आज जब तुम सामने हो तो कोस रही हूँ अपने उन्हीं निशानों को। अभी अभी तो खुशियों की छोटी छोटी कश्तियाँ मैंने जीवन के समंदर में उतारी है, और तुम हाई टाइड की तरह डरावने सपने लेकर आ गए हो। बंद पड़ी किताब में पड़े पीपल के पत्ते की तरह जब तुम्हारी यादें सूख कर जालीनुमा हो गई हैं, तो तुम मयूर पंख के भ्रम में अपनी उपस्थिति की चाक खिलाना चाहते हो। शायद तुम नहीं जानते, अब मैंने किताबें पढ़नी बंद कर दी है। तुम तो अनाहुत थे ना, न लौट के आने वाले, फिर क्यों आ जाए? देखो न हृदय का वो अवांछित हिस्सा जो पड़ा हुआ था लावारिस लाश की तरह अब भी निर्जीव है। तुम पहले भी निष्ठुर थे और आज भी हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें आने की? क्या तुम देख नहीं रहे कि किस तरह खुश होकर मैं तितली सी इतराती हूँ, बादल सी बरसती हूँ और फूलों सी महकती हूँ? तुम्हारे चेहरे पर सुखद आश्चर्य की लकीरें देखकर मैं विषाद से भर गई। पल भर की खुशी से ही तुम्हें सुकून मिलता है, जबकि ये खुशियाँ तुम्हारी ही थीं, सदैव तुम्हारे लिए अपना दामन फैलाए तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी थी। लेकिन तब तुमने अपना मुंह फेर लिया और मैं तुम्हारे चौखट से बिना शिकायत के लौट आई थी, ये सोचकर कि कदाचित किस्मत में नहीं। किसी भी दिमागी युद्ध के शुरू होने से पहले ही मैंने पराजय स्वीकार कर ली थी।
क्योंकि मैं और तुम मानसिक स्तर पर निश्चित रूप से एक दूसरे से अलग थे। कुछ कहोगी नहीं? सुनकर किसी निर्दोष अपराधी सी फिर से चौंक गई थी मैं। नहीं। क्यों नहीं मिता? तुम्हारा अपराधी हूं, कोई सजा ही सुना दो। मैंने तो सर से शादी के बाद ही तुम्हें माफ कर दिया था, कहकर भूतकाल के उस घटनाक्रम को लयबद्ध करने लगी जिसमें मैं क्षत विक्षत हो गई थी। तुमसे मेरी पहली मुलाकात भी कितनी अप्रत्याशित थी, जैसे जून की तपती दोपहर में अचानक से बारिश का होना। तुम्हें पता है ना बारिश मुझे कितनी भाती है। मैं धूप में सूखी हुई मिट्टी की तरह बारिश में भीगकर सौंधी सौंधी महक जाना चाहती थी। मन मयूर हो गया था, तन सपनों के घुंघरू पैरों में बांध थिरकने लगा था। सुना था पत्थरों में भी एक अजीब किस्म का आकर्षण होता है। मेरी बेशरम नज़रें जोंक की तरह तुमसे चिपक गई थी। मैं जानती हूँ मेरी निर्लजता से तुम लिजलिजा महसूस कर रहे थे। तुमने 2-4 औपचारिक प्रश्न ही पूछे, जिनके उत्तर मैंने यंत्रवत बिना पलके झपकाए दे दिए। इससे पहले भी तुम बहुत बार यूं ही मेरे ख्वाबों में आकर मुझे बेचैन किया करते थे, जो सुबह होते ही हर श्रृंगार के फूलों की तरह टूट जाते थे। हाँ, तुम वही तो थे जिसकी आकृति मेरे जहन में पिछले जन्म की याद जैसे बनी थी, और मानो तुम्हें पाने के लिए ही फिर से मेरा जन्म हुआ हो। शायद मेरे ख्वाब तुम्हारी आंखों में भी चुभते थे, जब सुबह होते ही टूटकर मेरी पलकों पर ही ठहर जाते थे। तुमने मेरा चयन कर लिया था। वो एक लम्हा होता है या एक पल, जब आँखों को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और उसी पल तुम्हारा मुझसे साक्षात्कार हुआ। मेरी नज़रों की पहरेदारी में तुम स्वेच्छा से कैद हो गए थे। मेरी रातों की नींद की भी तुम्हारे ख्वाबों से दोस्ती हो गई थी। हाँ, मेरे रात जगह को भी तुमसे मोहब्बत हो गई थी। जानते हो, उसके बाद अक्सर तुम्हें निहारने के बहाने से आईने में अपनी सपनीली आंखें देखा करती थी। नदी की तरह तुम्हें छू लेने की चाह भर में नजरें स्वयं के सारे बांध तोड़ देती थी। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे अस्तित्व से मेरी आंखों का दिल भर गया था। ऐसा भी नहीं था कि मेरी बेशर्मी को अब लाज आने लगी थी, बल्कि मैं तुम्हें यूं सरेआम रुसवा नहीं करना चाहती थी। कई बार तुमसे टकराकर जब मेरी नज़रें पुनः मेरे पास लौट आती थी, तब यही नज़रें चुगली करती थी तुम्हारे मन की। कह जाती थी कितनी ही मौन बातें तुम्हारे खामोश होंठों की। नज़रें इत्र में भीगी नायाब हरफों से सजी छोटी छोटी गुलाबी लिफाफे वाली चिट्ठियों में तब्दील हो गई थी। कितने मादक होते थे वो पल, जब मुझे देखकर तुम सिर्फ मुस्कुरा दिया करते थे। जानते हो, तुम्हारे नशे में मैं सारी रात बहका करती थी, और वो बहकना भी बहने जैसा होता था, जिसमें मैं बहुत दूर निकल जाती थी, इतनी दूर कि वापस आना भी तुमसे बिछड़ने जैसा लगता था। जब लंच में सब पेंट्री चले जाते थे, तब रह जाते थे मैं और मेरी किताब। फरफराते पन्नों से निकलकर जब बिखर जाते थे शब्द मेरे आसपास, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर निकल पड़ती थी उस सपनील गुलशन में, जहाँ मेरी और तुम्हारी हंसी के गुलाब खिलते थे। ऐसे में एक दिन अचानक ही तुमने पूछा था, चाय पिएंगे आप? यह इतना आकस्मिक अप्रत्याशित था कि मैं चौंक गई थी। यकीनन बुद्ध भी बोला करते हैं, जी पी लूंगी। इतना सुनते ही तुम लगभग दौड़ते हुए गए थे, और अगले ही मिनट चाय के 2 मग लेकर तुम मेरे सामने वाली चेयर पर मुझ पे नजरें गड़ाए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे चेहरे पे सुर्ख रंग उड़ेल दिया था। तुमने अपनी नजरें हटा ली थी। इतनी जल्दी? मैंने फिर से रुकी हुई बातों का सिलसिला शुरू किया था। नहीं तो खत्म हो जाती। अब तो सब दीवाने हो गए हैं, बहुत लंबी लाइन होती है। मैंने चाय पी और शुक्रिया में बहुत अच्छी है कहा। तुमने थोड़ा खुश होते हुए कहा, स्पेशल होती है, खास मेरे कहने पर लंच में बनती है, अब तुम्हारे लिए भी बनेगी।
आपसे तुम तक का सफ़र चाय के साथ ही खत्म हो गया था। फिर तो रोज़ ही लंच में हमारा चाय और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। और अगर कभी तुम ना होते तो मैं अपनी किताब निकाल लिया करती थी और एक अलग सी रूमानी दुनिया में खो जाती। तुमने चाय के बारे में कहा था, चाय और बातों का गहरा रिश्ता है। इलायची वाली चाय पीते हुए मनपसंद विषय पर बातें करना तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि उस दिन मैंने पहली बार चाय पी थी। तुम्हारी बातें तुम्हारी तो होती हैं, लेकिन अक्सर तुम्हारी नहीं होती। उनमें कुछ अलग सा होता, लेकिन मैं उस अलग से जुड़े तुम को ढूंढ लिया करती जो मेरे लिए वास्तविक रूप से अपरिचित था। तुमने अकेलेपन के बारे में कहा, यह एक खास किस्म का नशे जैसा है और तुम्हें इसकी लत लग गई है। नशा मेरे लिए एक नकारात्मक भाव था, जबकि अकेलापन तपती हुई जून की सुनसान दोपहर जैसी। एक दिन तुमने मुझसे पूछा था, जब मैं नहीं होता तब तुम ये क्या पढ़ती रहती हो? मुझे किताबें पढ़ने की आदत है। कैसी किताबें? रूमानी साहित्य। तुम्हारे चेहरे पर आश्चर्य की कई लकीरें एक साथ उभर गई थी। मैं कविताएं भी लिखती हूँ, पढ़ोगे? नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा। फिर कुछ रुककर कहा था, तुम में कुछ अलग सा मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। लंच के खाली टाइम में जब दूसरी लड़कियां नेल पेंट और लिपस्टिक की बातें करती हैं, तुम अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ती हो, एक और बिजनेस हैंडल करती हो और दूसरी ओर कविताएं लिखती हो। तुम एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट पैकेज हो, आर्ट और बिजनेस का। मुझे दुख हुआ था तुमने मेरी कविताएं पढ़ने से मना कर दिया था। क्या तुम सिर्फ मेरा मन रखने के लिए नहीं पढ़ सकते थे? कितना खुश हो जाती मैं, सिर्फ मेरी खुशी के लिए ही सही, लेकिन तुम निष्ठुर जो ठहरे। मेरे मन में चल रहे द्वंद्व से अनभिज्ञ तुमने कहा था, वाकई तुम कमाल हो। इतना सुनते ही खुशी से सराबोर हो गई थी। औरत का मन ऐसे ही होता है, थोड़ी सी तारीफ सुनकर पुलकित हो जाता है, बिल्कुल ओस की बूंद बूंद सा होता है। हमारा दर्द प्यार की किरणें पड़ते ही गायब हो जाता है और मन गुलाब की पंखुड़ियों सा खिल जाता है। मैंने खुश होकर कहा था, मैं वर्गो हूँ, मुझे ईश्वर ने ऐसा बनाया है, आधा व्यावसायिक और आधा रूमानी। उस दिन हम पहली बार अकेले मिले थे। मैंने कहा था, जानते हो, ऑफिस की आधी से अधिक लड़कियां तुम पे फिदा हैं। अच्छा, तुम्हें आश्चर्य हुआ था? क्यों, तुम्हें पता नहीं? मेरा तो सारा ध्यान सिर्फ तुम पे रहता है मिता। कहते हुए तुमने मेरी आंखों में देखा था और एक बार फिर शर्म की सुर्खियां मेरी रगों से निकलकर मेरे चेहरे पर बिखर गई थी। आजकल सब मुझे छेड़ते हैं कि कल से मैं भी लंच नहीं लाऊंगी। क्या सचमुच? तुम्हें यकीन नहीं हुआ था? सचमुच? उनसे कह दो, अब मेरी रूह तक पर भी तुम्हारा अधिकार हो चुका है। कहते हुए तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैं सर से पांव तक सिहर गई थी। मुझे ऐसा लगा था मानो तुम कोई देव हो जिसका इंतजार स्वर्ग की सारी परियां करती हैं, लेकिन तुम मेरे सपने में खोए थे। लेकिन जब मैंने तुमसे तुम पे अपना अधिकार मांगा तो तुम्हारे पास सिवाय मौन के कुछ और न था। तुम्हें मेरी आंखें बहुत खूबसूरत लगती थी। मैंने कहा था, खूबसूरत सपनों से भरी। सपने लिए आंखों वाले सपनों की दुनिया में विचरण करने वाली नमिता, तुमने हंसते हुए कहा था। सचमुच मेरी सपनों की एक अलग दुनिया है जहाँ तुम हो, मैं हूँ और खुशियाँ हैं। सपनों की किस्मत में तो टूटना लिखा होता है, उसका खुशियों से क्या वास्ता, क्योंकि वास्तविक जीवन में तो खुशियाँ होती ही नहीं मीता। तुम्हारी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। तुम्हारा दिल डूबा हुआ था कहीं गहरे में। खुशियाँ हमारे अंदर होती हैं वरुण, उसकी तलाश में हम इधर उधर बिल्कुल वैसे ही भटकते हैं जैसे मृग कस्तूरी की खोज में।
तुम बात को अधूरा छोड़ उठ गए थे। तुम्हें कनिका के साथ खुश देखकर मेरे अंदर कुछ सुलग गया था। आखिर औरत हूं ना, ईश्वरीय विकृति से कहाँ अछूती हूँ। जलन तो तुम्हें भी होती थी मुझे जतिन के साथ देखकर, लेकिन तुम कहते नहीं थे। लेकिन मैं बहुर्मुखी हूँ, जब तक अपनी बात न कह लूँ मुझे चैन कहाँ आता है। उस दिन भी मैंने साफ साफ पूछ लिया था, क्या कनिका मेरी सौतन है? तुमने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा था, तुम्हारे मेरे बीच हवा के लिए भी जगह नहीं है। हाँ, उस दिन इतनी भी जगह नहीं थी कि हवा भी आ जा सके, लेकिन तुम्हारा मौन धीरे धीरे मुझसे दूर ले जाने लगा था, जबकि मैं वहीं खड़ी रही। असल में हमारे दरमियान तुम्हारी कायरता छद्म रूप में आकर विकराल हो चुकी थी। इतना विकराल कि वो तुम्हारे अहं का पर्याय लगने लगी थी। कई बार तुम्हारे साथ होना एक जलती हुई चिता के साथ शमशान में अकेले होने जैसा होता था। तब मैं भी उसी चिता में बैठकर सती हो जाना चाहती थी। कभी कभी तो तुम मुझे धूनी रमाए शिव से प्रतीक होते थे। तब मैं गोरी सा तपकर तुम्हें पाना चाहती थी, और कभी कभी अकबर की तरह अपने सियासी मुद्दों में उलझे लगते थे। तब जोधा सी कुर्ती तुम्हें आकर्षित करने के बहाने ढूंढती थी। लेकिन अगर तुम शिव थे तो तुम्हें बंधन स्वीकार क्यों नहीं? आखिर अपने तन पर शमशान की राख मलने वाला, गले में नाग और तन पर बाघ की खाल पहनने वाला जोगी भी तो पार्वती के हट से हार गया था। और अगर अकबर थे तो तुम्हारे हृदय में हुंकार क्यों नहीं? स्वयं घोषित हृदयहीन शहंशाह जलालुद्दीन का हृदय भी तो जोधा के प्रेम में व्याकुल हुआ था। जानते हो, जिस तरह शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को पी लिया था, उसी तरह मैं भी कभी लुका छिपी के बहाने से ही तुम्हारे मन के भीतर जा मंथन कर दर्द के सारे विष पी लेना चाहती थी। किंतु तुमने अपने मन के गिर्द गहरी खाइयां बना रखी थी। और उस दिन सूर्य की लालिमा जब तारों की चांदनी और चांद की चूड़ी लेकर धीरे धीरे धरती की मांग भरने पश्चिम की ओर जाने लगा था, तुमने सपाट शब्दों में कहा था, तुम वैवाहिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, तुम्हारे लिए एक बंधन मात्र है। तो फिर मैं, तुम, हमारे बीच रिश्ता, हम यहाँ गले के बीच ही मेरे शब्द दम तोड़ रहे थे। घुटे शब्द मुझे कांटों से चुभा रहे थे, और जो शब्द होंठों से टकरा के निकल रहे थे वो मेरी तरह ही टूटकर बिखर रहे थे। समंदर अपनी जगह था, किनारों से लड़ झगड़ के लहरें शांत हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो अब उसमें कोई उत्तेजना शेष नहीं बची थी। उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। इंद्रियां शीतल पड़ गई थी। समंदर घट के आधा हो गया था। तुमने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा था, बर्फ से ठंडे हाथ। शरीर की सारी उष्मा भाप बनकर पलकों पे बिछ गई थी बरसने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें अपने आंसू की बाढ़ में बहाकर नहीं पाना चाहती थी। अपना चेहरा विपरीत दिशा में मोड़कर मेरे धीरे से अपना हाथ खींचा था। मीता, क्या एक दिशा में देखने के लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी है? क्या सिर्फ हमारे साथ की ऊष्मा काफ़ी नहीं? तुमने पूछा था। मैंने तुम्हें ध्यान से देखा। तुम्हारा चेहरा भी तुम्हारे शब्दों सा सपाट था, भावविहीन। हाँ, तुम्हारी आंखों में प्रेम था, बहुत ही खुदगर्ज प्रेम। जिन आंखों में मैं कल सपने देखना चाहती थी, वहाँ मुझे मेरे सपनों के ध्वंसावशेष मिले। फिर कुछ और देखने की इच्छा नहीं हुई। प्रेम का अर्थ पाना नहीं, सदैव देना ही होता है। इसलिए मैंने भी दे दिया था तुम्हें तुम्हारी आज़ादी, और मुक्त कर दिया था तुम्हें तुम्हारे मन की नपुंसकता के साथ अपने उस बंधन से जिसमें कभी तुम बंधे ही नहीं थे। गीली ठंडी रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए बस यही दुआ कर रही थी कि काश ये तुम्हारे मन की आग को भी शांत कर पाते। मैं नहीं जानता था कि शरद की पत्नी तुम हो। तुमने कहा तो मैं फिर से वर्तमान में आ गई थी। अब तो जान गए हो कि मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ।
मेरी भाषा में स्पष्ट तीखेपन के साथ साथ दोस्त की पत्नी पर अतिरिक्त दबाव था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था मीता। वरुण ने मेरी बात अनसुनी कर दी थी। स्वयं को ही भूला हुआ इंसान किसी और को क्या तलाशेगा। मैंने फिर से कटाक्ष किया था। हाँ, तुम्हारे बिना मैं खुद भी भटक गया था। जानती हो, सेक्टर 18 के उस पार्क में मैं अब भी फवारे के पास बैठता हूँ कि शायद कहीं तुम आ जाओ। मैंने सरहद पा लिया है वरुण। मुझे अब बाह्य शीतलता की चाह नहीं। इतने में सरहद आ गए, जो एक फ़ोन आने पर उठकर चले गए थे, मुझे मेरे अतीत के साथ छोड़कर। वेटर 2 कॉफ़ी का मग और एक चाय का कप लेकर आया गया। मैंने कॉफ़ी का मग उठा लिया था। दोस्तों, ये थोड़ी बड़ी कहानी थी, लेकिन सुंदर कहानी थी। खुदगर्ज प्यार। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरी हिंदी की उच्चारण के लिए आप सबसे फिर से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, एक्स पर भी हमें फॉलो करें। इसके लिंक्स आप नीचे देख सकते हैं। आप हमें और हमारे इस चैनल बिटवीन द लाइन्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आप हमें बताएं कि आपको और किसकी कहानी, किन कवि की कविता सुननी है। हम आपके लिए कोशिश करेंगे वो लेकर आएँ। तब तक के लिए खुश रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।